हेलो स्टूडेंट्स, सभी को सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आइएगा हमारे यूट्यूब चैनल देव 63 नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। सभी भाई कमेंट्स में जय श्री राधे राधे लिख देना भैया, ठीक है। चलिएगा, हमारा जो आज का टॉपिक चल रहा है वो द्विघात समीकरण का चल रहा है, ठीक है। आज हम द्विघात समीकरण में कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ हट के सीखने वाले हैं, यानी कि जो हमारी आज तक की क्लास में हुआ उससे कुछ अलग है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो द्विघात समीकरण का है, और द्विघात समीकरण में जो हम मूल निकालते थे, यानी कि अल्फा और बीटा के मान निकालते थे, यानी एक्स की वैल्यू हम निकालते थे, यानी जो हम मूल निकालते हैं हम उन मूलों की प्रकृति बतानी है, ठीक है। क्या बताना है हमें? मूलों की प्रकृति की पहचान करनी है। यहाँ पे लिखा है मूलों की प्रकृति निकालनी है। अब मूलों की प्रकृति कैसे निकालनी है, सबसे पहले तो आप ये समझिएगा, ठीक है। चलिएगा, क्या होता है एक मानक, हमने अभी तक जो पढ़ा था, हमारा जो एक द्विघात समीकरण होता है, जो मानक यानी कि जिसको बेस माना गया है, ठीक है, वो समीकरण क्या होता है? वो समीकरण आपको मैं सबसे पहले तो वो समीकरण बता देता हूं। क्या होता है? ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये इतना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी है, तो ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। वो सॉरी द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद है, ठीक है। अगर बराबर में हम 0 और दे दें तो ये क्या है? यह एक द्विघात समीकरण बन जाता है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण में क्या होता है? ए बी और सी तीनों कैसी राशि हैं? तीनों अचर राशियां हैं, यानी कांस्टेंट हैं, यानी कि नियत हैं। इन ए बी और सी तीनों के मान एक्स के मान पर निर्भर नहीं करते हैं। ये पहले से इनके वैल्यू दी होती है, यानी संख्या वाले मान होंगे। यहाँ पे ए की जगह चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है। ए की जगह, बी की जगह और सी की जगह, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। ध्यान से समझना भाई। और ये जो है बस क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए 0 के बराबर नहीं होता। इस समीकरण में ए जो है 0 के बराबर नहीं होगा। बाकी ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बी की जगह भी, सी की जगह भी ये होगा। और यहाँ पे जो चर है, यानी कि जो चर है ये एक्स स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम घात कितनी होगी? 2 होगी, तभी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे bx, अब हम चर की घटते हुए घात के क्रम में लिखते हैं, ये एक द्विघात बहुपद बनता है। इस तरह से ये द्विघात समीकरण बनता है। अब तक जो हमने करा था, हमने मूल निकालने सीखे थे। यहाँ से 2 तरह से हमने मूल निकाले थे, गुणनखंड विधि से भी निकाले थे, ठीक है, और श्रीधराचार्य जी के सूत्र लगा करके भी हमने इसका मूल निकालने सीखे थे, ठीक है। चलिएगा, अब हमें क्या करना है? मूलों की प्रकृति की पहचान करनी है, यानी कि मूलों की प्रकृति कैसी है। अब मूलों की प्रकृति का पता लगाने के लिए हमें इससे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें विभक्तिकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? विभक्तिकर निकालना पड़ेगा। अब विभक्तिकर को हमने किससे प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से डिनोट करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी का मान हमें निकालना पड़ेगा। और डी का मान कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक सूत्र होता है। वो क्या होता है? वो ये होता है, डी इजिकल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac, 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विभक्तिकर इजिकल टू क्या होता है? विभक्तिकर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी कहां से आएगा? इस द्विघात समीकरण से आएगा, यानी कि ये जो बी है, ए कहां है? ये रहा। सी कहां है? ये रहा, ठीक है। तो यहां से इस द्विघात समीकरण से हमने ए बी और सी के मान रख के हम विभक्तिकर निकालेंगे। अगर विभक्तिकर, ध्यान से समझना भाई, क्योंकि एक नंबर में जो वैकल्पिक वाले आपके एक नंबर के सवाल आते हैं उसमें आता है ये, ठीक है। तो ध्यान से समझना, बहुत आसान है। एक बार समझ जाओगे तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। एक यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब हमें विभक्तिकर का मान निकालना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम यहां से निकालेंगे। अगर इसका मान धनात्मक अर्थात पॉजिटिव, यानी कि प्लस वाला, यानी कि पॉजिटिव तथा पूर्ण वर्ग आए, यानी कि जैसे पूर्ण वर्ग कैसे होता है? जैसे 25, 16, 25, इस तरह से धनात्मक आए, यानी पॉजिटिव भी आए और पूर्ण वर्ग मान भी आए, तो उसकी जो मूल की प्रकृति कैसी होगी? वहां पे होगी वास्तविक होगी, परिमेय होगी और असमान होगी।
भिन्न कह सकते हैं या असमान होगी। मूलों की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी, परिमेय होगी, भिन्न या असमान होगी। ठीक है, अगर मूलों की इसकी वैल्यू यानी कि जो विभक्तिकर का मान अगर हमारा धनात्मक तो आए, पॉजिटिव तो आए, लेकिन क्या हो? पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो क्या होगा? वास्तविक होगी, भिन्न होगी और अपरिमेय होगी। यानी कि वास्तविक तो यहां भी था, वास्तविक यहां भी है, भिन्न यहां भी था, भिन्न यहां भी है, यानी असमान यहां था, असमान यहां भी है। बस क्या होगा? अब परिमेय की जगह अगर पूर्ण वर्ग है तो परिमेय और पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय। समझ रहे हो? यहां पे ध्यान से देखना, वास्तविक यहां भी है, वास्तविक यहां भी है, भिन्न यहां भी है, भिन्न यहां भी है, यानी असमान यहां है, असमान यहां है मूल। ठीक है, बस अगर पूर्ण वर्ग है तो परिमेय और पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय। ठीक है, चलिएगा। अगर मान हमने देखा कि विभक्तिकर का मान b² - 4ac का मान हमारा जो है वो शून्य आ जाए। अगर शून्य आएगा तो वास्तविक होगा, परिमेय होगा और मूल कैसे होंगे? बराबर भी होंगे। हमने कुछ सवाल करे थे जिसमें दोनों x की दोनों वैल्यू हमारी बराबर आई थी, यानी अल्फा और बीटा, यानी कि दो जो मूल आए थे दोनों कैसे आए थे? बराबर आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये शून्य विभक्तिकर का मान शून्य होगा तो वास्तविक भी होगा, परिमेय होगा और बराबर होगा। अगर मान ऋणात्मक आए, नेगेटिव आए, ठीक है, तो अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होगा। इसके मूल्य की प्रकृति कैसी होगी? अवास्तविक होगी अर्थात काल्पनिक होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, वास्तविक यहां भी है, वास्तविक यहां भी है, वास्तविक यहां भी है। ठीक है, तीनों में वास्तविक है। पहले वाले में पूर्ण वर्ग है तो परिमेय, और 0 है तब भी परिमेय। बस अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय, और यहाँ भिन्न यानी असमान, असमान। अगर शून्य है तो बराबर। ठीक है, और ऋणात्मक है तो सीधे सीधे अवास्तविक है यानी काल्पनिक मान है। अगर ऋणात्मक वैल्यू आए इसकी विभक्ति करके तो अवास्तविक है अर्थात काल्पनिक मान है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई, आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा समझ के ध्यान से। आप इसको एक बार दिमाग में आपके यहाँ पे अगर दिमाग में आपके बैठ जाएगी ना भाई, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपको फिर यही दिखाई देगा कि हाँ हमने किस तरह से लिखे थे। ठीक है, किस तरह से लिखे थे, बहुत अच्छे तरीके से। चलिएगा, आप याद कर लेना इन्हें, याद कर लेना आता है तो इसलिए ध्यान आपको याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिएगा, हमारे यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया विभक्तिकर का मान क्या होना चाहिए और किस तरह से आपके ये मान आएंगे। ठीक है, चलिएगा, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी करवा के दिखा देता हूँ, यानी कि किस तरह से। मैं यहाँ पे किताब से एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और उसके थ्रू आपको ये मूल्य की प्रकृति आपको बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ भाई। ठीक है, चलिएगा, मैं यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ, ये है क्या है? 2x² - 3x + 5 = 0 क्वेश्चन ले रहा हूं। यहाँ पे यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है 2x² - 5x + 5 = 0, यही है। एक मिनट देख, 2x² - 3x + 5 = 0, -3x है, -3x + 5 = 0 है। अब यहां से हमें बताना है कि यदि मूल की प्रकृति कैसी है, मूलों की प्रकृति कैसी है। तो अब हम मूलों की प्रकृति निकालेंगे। तो हमने जो एक क्वेश्चन देखा था, हमने जो इस तरह के द्विघात समीकरण वाले ये देखे थे हमने, तो अब हमें क्या है, यहाँ से द्विघात समीकरण आपको नजर आ रहा है, क्योंकि x की घात कितनी है? 2। एक ही जगह क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे किससे? मानक समीकरण से। मानक समीकरण यानी जो बेस है, यानी कि व्यापक समीकरण है, वो कौन सा है? ये है। अब इस समीकरण से हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं ना। ठीक है, सीधे सीधे यहाँ पे समझने की कोशिश करना, मैं लिखूंगा तो ज्यादा बोर्ड पे हो जाएगा। यहाँ पे ये है और ये व्यापक समीकरण, इस समीकरण से इस समीकरण की द्विघात समीकरण की तुलना इससे करेंगे तो a की जगह पे क्या आएगा? 2, और b की जगह क्या आएगा? -3, c की जगह क्या आ गया? 5, बाकी तो सब अपनी जगह पे है। ठीक है, तो यहाँ से a का मान कितना आ गया? a बराबर आ गया 2, b बराबर कितना आ गया? -3, और c बराबर कितना आ गया? c बराबर आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, इसकी मूलों की प्रकृति बतानी है ना हमें।
अब मूलों की प्रकृति बतानी तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, विभक्तिकर निकालना पड़ेगा। और विभक्तिकर निकालने के लिए पहले हमें व्यापक रूप से व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करनी पड़ेगी। वहां से ए बी और सी के मान निकालने पड़ेंगे। यहाँ से ए बी और सी के तीनों के मान आ गए। अब हम यहाँ से विभक्तिकर निकाल देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, विभक्तिकर को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, डी से, बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र लिखा हुआ है। चलिएगा, बी की जगह पे क्या है, माइनस के 3, तो माइनस के 3 की घात कितनी हो जाएगी, 2, माइनस 4 गुणा ए की जगह पे क्या है 2 गुणा बी की जगह पे क्या, सी की जगह पे क्या है 5, और माइनस के 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया कितना आता है 9 आएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो कितना हो गया माइनस के 40। अब कौन सा ज्यादा है, ये तो माइनस का 40 है, ये प्लस का 9 है, कौन सा ज्यादा है, माइनस वाला ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, माइनस वाला ज्यादा है। और कितना है, तो यहाँ से डी बराबर कितना आ गया, विभक्तिकर बराबर क्या आ गया, 40 में से 9 घटाएंगे तो माइनस के कितने आ गए 31। अभी हमने क्या देखा था कि अगर विभक्तिकर का मान ऋणात्मक आए, नेगेटिव आए, यानी कि माइनस वाला मान आए, तो कैसे होंगे मूल, अवास्तविक होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। तो यहां से हमें मूलों की प्रकृति का पता चल गया। चूंकि विभक्तिकर का मान, अब यहां पे लिख देना, चूंकि विभक्तिकर का मान कैसा है, ऋणात्मक है, कैसा है, ऋणात्मक है, इसलिए मूल कैसे हैं, अवास्तविक हैं, अवास्तविक होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे आपको किस तरह से हमें मूलों की प्रकृति का पता चलता है, ये आज की क्लास में हमने पढ़ा। विभक्तिकर कैसे निकालते हैं और विभक्तिकर से हमें कैसे मूलों की प्रकृति की पहचान करते हैं, ये आज की क्लास में हमने सीखा। आप एक बार रिवीजन कर लेना भाई, एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना। मैं ये 100% आपको कह सकता हूं कि ये अगर आप एक बार ध्यान से एक बार दोबारा से एक वीडियो को देख लोगे तो ये मूलों की प्रकृति आप कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, और ये पक्का आपको एक नंबर में आपके ये हाई स्कूल में आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा भाई। ठीक है, और अगर हमारी वीडियो पर आज हमारी क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।